बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ग्लू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन और डक्टाइल। चार किस्म के हमारे पास सॉलिड्स बताए गए हैं, इनमें से कौन सा सॉलिड जो है उसमें ग्लू एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ग्लू की बात करें तो ग्लू जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? जिनकी वेल ऑर्डर्ड या जिसमें वेल ऑर्डर्ड रिपीटिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, दे हैव अ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, तो इस वजह से ग्लू जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 है, Which of the following properties is generally exhibited by amorphous solids? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जनरली amorphous solid में पाई जाती है? एनिसोट्रोपी है, ग्लास ट्रांजिशन है, ऑर्डरलीनेस है और जियोमेट्री है। तो अगर हम इनकी बात करें तो amorphous solids जो होते हैं, जैसा कि हमारे पास गिलास है, उसमें ग्लास ट्रांजिशन हो सकती है जिसमें वो एक हार्ड से ब्राइटल स्टेट में या मोर प्लास्टिक या रबड़ी स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं जब उनको हीट किया जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो आपके पास जो बी ऑप्शन है ग्लास ट्रांजिशन वो करेक्ट है। ठीक है, क्या अमॉर्फस सॉलिड सच एज ग्लास अंडरगो अ ग्लास ट्रांजिशन, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ। सिलिकॉन जो है वो नेचर में किस फॉर्म में मौजूद होता है? एससी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है और नेटवर्क स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन की अगर आप बात करें तो सिलिकॉन की जब आप उसकी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको नजर आता है कि जो सिलिकॉन है वो कोवेलेंट नेटवर्क की सूरत में मौजूद होता है। सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं वो कोवेलेंट नेटवर्क की सूरत में मौजूद होते हैं, जहां पे एटम्स बाउंड हुए होते हैं बाकी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ। तो इस तरीके से पूरा नेटवर्क बना होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड वेट W इज अटैच्ड रिजिडली टू ए पॉइंट इन द रूफ एंड ए वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। के यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ L है और वेट W है, और इसके एक पॉइंट जो है वो रूफ के साथ है और दूसरे पॉइंट पे W1 सस्पेंड किया गया है। S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। द स्ट्रेस इन द वायर एट ए हाइट L 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड इज। लोअर एंड से 3L/4 हाइट पे कितनी स्ट्रेस होगा? तो स्ट्रेस का हमें फार्मूला पता है कि स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स इसमें कितनी अप्लाई हो रही है? फोर्स है एक तो उसके साथ जो वेट हैंग किया गया है वो, प्लस जितनी हाइट पे वेट होगा, 3L/4 है तो 3W/4 होगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेट होगा वो 3W/4 के इक्वल होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया एस था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है? सी, W1 + 3W/4 डिवाइडेड बाय एस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, once suspending a weight mg, the length L of an elastic wire having area of cross section A becomes double of the initial length. The instantaneous stress on the wire is। जब वेट mg सस्पेंड किया जाता है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, इलास्टिक वायर है, उसकी लेंथ L है और उसके साथ वेट mg सस्पेंड किया गया है, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वो क्या हो जाती है? बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। उसकी इनिशियल लेंथ जो है वो पहले की निस्बत डबल हो जाती है। इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस ऑन द वायर इज। अब वायर पे स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है? उसके वेट की इक्वल, और डिवाइडेड बाय एरिया, तो mg/a हमारे पास इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, diameter of a brass rod is 4 millimeter and Young's modulus of brass is 10 into 10 Newton per square meter. Force required to stretch by 0.1% of its length is। कि diameter brass rod का गिवन है, Young's modulus गिवन है, और कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी 0.1% लेंथ में चेंज लाने के लिए। तो
यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, इसमें स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है, हमने एफ कैलकुलेट करना है, ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया जहां पर जो है पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और डायरेक्ट हमें नहीं गिवन, डायामीटर गिवन है, और डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, तो यहाँ पे d/2 का स्क्वायर पुट करके इनटू स्ट्रेन। अब तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर 10 गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर 0.004, 4 मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.004 मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर, स्ट्रेन की वैल्यू 0.001, 0.001 कहां से आई, ये जो हमारे पास 0.1% कहा गया है ना चेंज इन लेंथ, वो हमारे पास 0.001, बल्कि 0.1% से मुराद ये है कि इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.001 ही आएगा, ठीक है, ये हमने लिखा है, 0.1 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.001, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई इंटू 10 पावर 2 न्यूटन आएगा, यानी कि 400 पाई न्यूटन, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, a cantilever beam has a load at the free end, the strain energy in the beam is due to, cantilever beam है, उसका जो लोड है फ्री एंड पे है, फ्री एंड पे लोड हैंग किया गया है, स्ट्रेन एनर्जी बीम में कितनी होगी, जब लोड अप्लाई किया जाएगा फ्री एंड पे तो जो कैंटिलीवर बीम है उसमें जो बीम होगी वो बेंड हो जाएगी, वो जो बेंडिंग है वो जनरेट करेगी स्ट्रेन एनर्जी विद इन द मटेरियल ऑफ द बीम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो बेंड हुई है, तो ए ऑप्शन होगा बेंडिंग। एमसीक्यूज नंबर 8 है, when a pressure of 100 atmosphere is applied on a spherical ball of rubber and its volume reduces to 0.01%, bulk modulus of the material of the rubber is dynes per centimeter square is। अब इसमें क्या कहा गया है, हमसे पूछा गया है बल्क मॉडुलस के बारे में, बल्क मॉडुलस रबड़ का फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, K इक्वल टू P ओवर डेल्टा V ओवर V, P प्रेशर है, प्रेशर हमें गिवन है 1000 atm, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, और ये माइनस भी नहीं है, ये भी बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, हमें वैल्यू गिवन है 0.01% की, 1001 atm इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, हमसे इस वैल्यू में आंसर पूछा गया है, तो इस वैल्यू में लाने के लिए हमने 1 atm इक्वल कर दिया, ये वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 0.01% 0.0001 के इक्वल होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.013 इंटू 10 पावर 12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर किया जाए वो क्या होगी, डक्टिलिटी, हार्डनिंग, रेजिलियंस या स्टिफनेस। तो रेजिलियंस जो है वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज डैश वैल्यू, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या वैल्यू देता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए उसका जो ग्रेडियंट है वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे, मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।